नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस चौधरी। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण विषय को उठाएंगे। उससे पहले मित्रों, जो विद्यार्थी स्कूल अथवा कॉलेज सहायक प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में इतिहास विषय से बैठ रहा है, उसको किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए और भारतीय इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वह किन अप्रोचों को ध्यान में रख करके अपनी वस्तुगत और विषयनिष्ठ तैयारी परीक्षा की करेगा, उस संदर्भ में हम आज बातचीत करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण और प्रारंभिक घटना है 1857 की क्रांति। तो मित्रों, आज की अपने व्याख्यान का जो अपना विषय है वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। इस संदर्भ में हम आज 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस बिंदु को विवेचित करेंगे। विगत भर्ती परीक्षाओं से किस प्रकार से सवाल आते हैं और किस प्रकार कार्य कारण संबंधों की व्याख्या में तथ्यगत और अवधारणात्मक सत्य को हमको जानना चाहिए, उस पहलू को भी हम विश्लेषित करेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक ऐसी अभूतपूर्व घटना है जिसने हमारे इतिहास को मध्यकाल से निकाल करके आधुनिक बना दिया। बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे कि जब हम आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो उसका सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण बिंदु है 1857। 1857 वैसे तो इससे 100 वर्ष पहले आप देखेंगे कि जब 1757 ईस्वी में एक अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी किस प्रकार से प्लासी के युद्ध को जीतकर बंगाल पर अपना वर्चस्व स्थापित करती है और एक व्यापारिक संस्था किस प्रकार से राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर लेती है, तो 1757 से ही अंग्रेजों के राजनीतिक अधिकार भारतवर्ष में स्थापित होने लग गए थे। 1757 से लेकर 1857 100 वर्ष पूर्व होने की पहली संध्या पर भारत के सैनिकों ने एक बड़ी बगावत की और इस बगावत के संदर्भ में आखिर इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इन भारतीय सैनिकों ने जो विद्रोह को अंजाम दिया, विभिन्न इतिहासकारों ने उस पर अपने अलग अलग विचार रखे हैं। उसका विश्लेषण करने से पहले हम कुछ उन हस्तियों की, उन चर्चित व्यक्तित्वों की बात कर लें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, पीसीएस परीक्षा में और स्कूल और कॉलेज की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों, इस संदर्भ में आप इन 4-5 बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। बिंदु नंबर 1, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका उत्तर है लॉर्ड पॉर्मस्टन। पॉर्मस्टन नाम आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। और 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। मित्रों, लॉर्ड कैनिंग से जस्ट पहले लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे और उनकी जो हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा के तहत जो उन्होंने हड़प नीति अपनाई और जिस प्रकार सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी, कानपुर, संभलपुर, जैतपुर इनका अपहरण कर लिया था एक प्रकार से उन्होंने, तो बड़े व्यापक रूप में असंतोष और 1857 की गतिविधियों के लिए सबसे जिम्मेदार जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी है। लेकिन इनके कार्य की जो असंतोष की प्रक्रिया जो बढ़ती जा रही थी उसको ध्यान में रख करके डलहौजी को हटा करके और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को ध्यान रखना है। और
1857 के समय अंग्रेज कंपनी का सेनापति कौन था? तो इसका उत्तर होता है जॉर्ज एनिसन। ध्यान रहे, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है एनिसन। लेकिन आपको ये विदित होना ही चाहिए कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था, तो विद्रोह शुरू होने के तुरंत बाद जो अंग्रेज कंपनी का सेनापति बना वो था कॉलिन कैंपबेल। उसको परीक्षा में इस प्रकार से पूछते हैं, ध्यान रखेंगे आप। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद अंग्रेज कंपनी में नियुक्त सेनापति, और अब इनका नाम है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल, इसको आप ऐसे याद रखना कि ये कॉल बुलाने से ही अपना शिविर कैंप लगा लिया करता था। कॉलिन कैंपबेल अधिकांश स्थलों पर इन्होंने विद्रोह का दमन किया था। तो और यदि कोई हमसे जानना चाहेगा, अगला 5वां बिंदु आप देखेंगे कि 1857 के समय, बिंदु नंबर 5, 1857 के समय हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है। बहुत अच्छे शायर थे उर्दू के, और जफर उपनाम से कविता लिखा करते थे, शायरी किया करते थे। अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके बाद में रंगून भेज दिया था बर्मा, वहीं इसकी समाधि बनी हुई है। बहुत मार्मिक वाक्य इनकी समाधि पर आज भी खुदा हुआ है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे 2 गज ज़मीन में दफन होने के लिए भी अपने देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई, 2 गज ज़मीन अपने मुल्क की नसीब नहीं हुई। बहुत मार्मिक उद्बोधन है मित्रों। तो ये जो आपने 5 व्यक्तित्वों की हमने बात की है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा रहा है कि अंग्रेज कंपनी का सेनापति कौन था, लेकिन विद्रोह के तुरंत बाद किसे नियुक्त किया गया, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इस समय हिंदुस्तान की गद्दी पर कौन सा बादशाह बैठा हुआ था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा था। तो ये एक सामान्य जानकारी है जो आपको विदित होनी चाहिए। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं 1857 की। तो देखो, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको सबसे पहले एक रूपरेखा, कोई भी टॉपिक हो, वो वैदिक काल हो सकता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता हो सकती है, लेकिन जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है कि ये हमको पढ़ना है, तो पहले उसको आप श्रेणीबद्ध कर लीजिए, विभाजित कर लीजिए विभिन्न श्रेणियों में। श्रेणियों का मतलब कैसा हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम। अब हमको ये पता होना चाहिए कि हम इसे किन किन श्रेणियों में बांटकर किस प्रकार से अध्ययन करें, तो आपके अध्ययन का मजा न केवल द्विगुणित हो जाएगा बल्कि वह व्यवस्थित भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप इसके स्वरूप की बात कीजिए। प्रश्न यहां से आते हैं 1857 के बारे में। विभिन्न आलोचक विद्वानों ने, विभिन्न इतिहासकारों ने अपने कौन कौन से मत रखे हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है। दूसरा आप देखेंगे 1857 के, जब आप स्वरूप की बात कर लेंगे तो आप इसके कारणों में आएंगे, कौन कौन से इसके कारण थे। और जब आप कारणों का विश्लेषण करेंगे तो आप इसके राजनीतिक कारण देखेंगे, इसके अलावा इसके आर्थिक कारण भी हैं, सामाजिक धार्मिक कारण भी हैं,
सांस्कृतिक कारण भी हैं, इसके सैनिक कारण भी हैं, और तात्कालिक कारण वो आप सब उसका पता आपको है ही, वो भी है। तो ये सब बिंदु कहाँ निकल रहे हैं? जब हम इसके कारणों की समीक्षा करेंगे तो कारणों में से भी सवाल आते हैं, अवधारणात्मक सवाल बनाते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा कि देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हम पहले नंबर पर क्या पढ़ेंगे? स्वरूप यानी प्रकृति। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे? हम इसके कारणों की व्याख्या करेंगे। फिर इसके पश्चात विद्रोह का प्रारंभ किस प्रकार से, कहां से प्रारंभ हुआ, हम इसकी बात करेंगे। और प्रारंभ के बाद में हम बात करेंगे कि किस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार हुआ और इसका पतन किस प्रकार से हुआ। मतलब उस विद्रोह का, लखनऊ में विद्रोह किसने किया, तो वहां किस अंग्रेज सेनापति ने उसका दमन किया। दमनकर्ता को परीक्षा में पूछते हैं। कहां कहां विद्रोह फैला, कहां नहीं फैला। तो विद्रोह का प्रसार और पतन की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं इस विद्रोह का महत्व क्या निकला, इससे पहले इसके पतन के कारण, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाया, तो पतन के कारण क्या थे 1857 के विद्रोह के, और इसका महत्व क्या निकला, महत्व और परिणाम। जब हम इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन कर लेते हैं तो वास्तव में हमको 1857 के स्वाधीनता आंदोलन की समग्र अभिव्यक्ति हो सकेगी। मित्रों देखिए 1857 का जो विद्रोह है, भले ही उसमें सफलता की हम बात करते हैं, लेकिन दो बात जरूर ध्यान रखें। भारतीय इतिहास को आधुनिक बनाने वाले यदि कोई सबसे प्रबल घटना है तो वह 1857 का विद्रोह है। इस 1857 के विद्रोह ने यह साबित कर दिया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान के हितैषी कभी नहीं हो सकते, और जिस निर्ममता पूर्वक दमन चक्र के द्वारा भारतवर्ष का विनाश किया गया, उसने ये बात साबित कर दी कि अंग्रेजों को भारत से भगाना ही होगा। तो इसके लिए एकता की भावना बहुत जरूरी है। जब तक हम अखंडित राष्ट्रीय एकता की जो व्यापक भावना है उसको समाहित नहीं कर लेंगे, तब तक हम अंग्रेजों को इस धरती से बाहर भगा भी नहीं सकते हैं। तो यही एकता और राष्ट्रीय आक्रोश की भावना ने उस एकता की चेतना को जन्म दिया, जिसने सही मायने में हिंदुस्तान के इतिहास को आधुनिक बना दिया। इसीलिए जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो पहली युगांतरकारी घटना के रूप में हम 1857 की बात करते हैं। अब बात है इसके स्वरूप के संदर्भ में कि जो इन सैनिकों ने विद्रोह किया उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, और मतभेद के रूप में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वरूप 1857 के स्वरूप की। तो देखिए एक तरफ तो हैं अंग्रेजी इतिहासकार और एक तरफ है भारतीय इतिहासकार। अंग्रेज इतिहासकार क्या कहेंगे? अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन सीले, पैट्रिक लॉरेंस, जो भी अंग्रेजों के इतिहास, अंग्रेजी विचारधारा से इतिहासकार लिखने वाले हैं, चाहे वो एलियार रीज होम्स हैं, टीआर होम्स हैं, रीज हैं, सीले हैं, लॉरेंस हैं, इन सब का केवल ये कहना है कि ये 1857 का जो विद्रोह है ये एक सैनिक विद्रोह मात्र है, ये असंतुष्ट सिपाहियों की एक विद्रोहपरक अभिव्यक्ति है, ये सामंतवादी प्रतिक्रिया का स्वरूप है, ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ये कह करके अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं ये। लेकिन भारतीय इतिहासकार इस बात को मानते हैं और साबित करते हैं कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह ना होकर के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन था। तो ये जो दो दृष्टिकोण है, एक औपनिवेशिक दृष्टिकोण से जो इस घटना को परिभाषित कर रहे थे, और एक भारतीय इतिहासकार जो स्वतंत्र चिंतन को परिभाषित कर रहे थे। तो मित्रों इस अंग्रेज इतिहासकारों के संदर्भ में आप देखिए तो एक तो है सर जॉन सीले, यहाँ से परीक्षाओं में सवाल आते हैं, सर जॉन सीले और लॉरेंस।
टीएच लॉरेंस। सर्जन सीले और लॉरेंस का मानना है कि 1857 का जो विद्रोह है ये एक सैनिक विद्रोह है। इन्होंने सैनिक विद्रोह की बात की है, प्रश्न आता रहता है। लॉरेंस और सीले, आप दो नाम ध्यान रखेंगे शॉर्ट में। लॉरेंस और सीले का क्या मानना है, सीले का क्या मानना है कि ये एक सिपाही विद्रोह है। सिपाही और सैनिक में कोई अंतर नहीं है इस संदर्भ में, तो सिपाही और सैनिक विद्रोह मानने वाले ये लोग हैं। और कुछ भारतीय प्रतिक्रियावादी इतिहासकार भी रहे, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय या सर सैयद अहमद खां, इन्होंने इस बात का समर्थन किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो दुर्गादास बंदोपाध्याय, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सर सैयद अहमद खां, इन्होंने समर्थन करते हुए कहा है कि ये एक सैनिक विद्रोह है। वैसे एक बार एमपीपीसीएस की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय सर सैयद अहमद खां किस स्थान पर, कहाँ, किस पोस्ट पर विराजमान थे। तो बिजनौर में ये सदर अमीन के पद पर कार्यरत थे उस समय, ध्यान रहे। बिजनौर में सदर अमीन थे सर सैयद अहमद खां। अंग्रेज़ों के बड़े पिछलग्गू भी रहे हैं, एक प्रकार से उनकी विचारधारा को मानने वाले रहे हैं। तो ये इनका मानना है कि ये एक सैनिक विद्रोह रहा है। और यदि हम आगे देखें तो टेलर महोदय, डब्ल्यू टेलर बोल देते हैं इनको पूरे रूप से, डब्ल्यू टेलर और आउट्रम। डब्ल्यू टेलर और आउट्रम का मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र हैं, यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। तो ध्यान रहे 1857 के इस स्वाधीनता आंदोलन को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र से जोड़कर देखने वाले दो विचारकों के नाम टेलर और आउट्रम आप ध्यान रखेंगे। सीले और लॉरेंस इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं। और इस संदर्भ में एक रीज नाम से एक विद्वान है, अंग्रेज इतिहासकार रीज, इनका कहना है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब ये क्वेश्चन परीक्षा में आए कि किस विचारक के अनुसार 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो रीज महोदय के अनुसार ये आएगा। और इसी संदर्भ में एक टी.आर. होम्स महोदय है, टी.आर. होम्स, और टी.आर. होम्स का ये कहना है कि यह क्या 1857 यह बर्बरता का सभ्यता से युद्ध था। बताने की आवश्यकता नहीं है मित्रों कि यहाँ बर्बरता किसको कहा जा रहा है, भारतवासियों को, और सभ्यता ये अंग्रेजों के लिए। भाई सभ्यता तो अंग्रेजों के लिए ही है। तो बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था, ये कहने वाले कौन है, टी.आर. होम्स। और 1857 की समीक्षा ब्रिटेन में जब पार्लियामेंट में की गई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के रूप में ही परिभाषित किया जा रहा था। लेकिन ब्रिटेन के बहुत लोकप्रिय नेता जो रूढ़िवादी दल के नेता रहे थे, जिनका नाम है बेंजामिन डिज़रायली, आप सब जानते हैं मित्रों, आपने नाम सुन रखा होगा बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ये ब्रिटेन में रूढ़िवादी दल के नेता थे। तो बेंजामिन डिज़रायली ने 27 जुलाई, देखो डेट याद रखनी है आपको, 1857 ईस्वी को
हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह तो राष्ट्रीय विद्रोह था। अब प्रश्न आता रहता है कि किस अंग्रेज के अनुसार 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय संग्राम था? तो बेंजामिन डिज़रायली। ध्यान रहे, और मैं तो कह रहा हूं कि आपको डेट भी यदि याद हो तो बहुत अच्छा है, 1857, लेकिन क्या 27 जुलाई 1857। और इस बात की पुष्टि करते हुए अशोक मेहता, जो भारतीय विद्वान है, अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक लिखी है द ग्रेट रिबेलियन 1857। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से बतलाया है, राष्ट्रीय विद्रोह कहा है इन्होंने। वीडी सावरकर महोदय, यहां से प्रश्न आता रहता है। 1909 में इन्होंने 1857 पर बहुत अच्छी अपनी पुस्तक लिखी है। वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर के अनुसार 1857 यह एक सुनियोजित, ध्यान रहे, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो वीडी सावरकर के अनुसार इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह 1857 का विद्रोह असल में एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। प्रश्न आए कि 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बताने वाले विचारक कौन है? वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत सारे इतिहासकारों ने 1857 की प्रकृति पर विचार करते हुए अपनी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। और इस संदर्भ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें एक नाम काफ़ी चर्चित है और वो है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन का पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। ध्यान रहे कि भारत सरकार ने सरकारी इतिहासकार के रूप में सबसे पहले रमेश चंद्र मजूमदार, आर.सी. मजूमदार को ये कार्य दिया कि भाई तुम सरकारी इतिहासकार बन जाओ और 1857 के जो विद्रोह है उसकी प्रकृति पर आप कुछ लिखो। लेकिन रमेश चंद्र मजूमदार की सरकारी समिति से कुछ अनबन हो जाने के कारण उसने ये कार्य छोड़ दिया, नहीं किया। तो सरकारी इतिहासकार बने एस.एन. सेन, जिन्होंने किताब ही लिखी है 1857। इनकी पुस्तक का नाम ही यही है। एक बार आरएस की प्री परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि 1857 का इतिहास लिखने वाले सरकारी इतिहासकार कौन है? तो इसका उत्तर था एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, और इनकी पुस्तक का नाम है 1857। और एस.एन. सेन ने बहुत अच्छा निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष इन्होंने ये कहा 1857 के बारे में कि भाई जो 1857 का विद्रोह है उसे हम ना तो राष्ट्रीय कह सकते हैं, ना तो ये राष्ट्रीय संग्राम था और ना ही ये सैनिक विद्रोह। इसको हम सैनिक विद्रोह तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जगह तो ये जनता भी इसमें भागीदार बनी थी और अवध में तो ये जन आंदोलन के रूप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, ध्यान रखेंगे, पूरे 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा जो जन आंदोलन यदि कहीं उभरा तो वो अवध में था। और वहाँ के अवध के लोगों ने अपने राज्य के लिए, अपने राजा के लिए प्राणों की आहुति दी। लेकिन चूंकि जो अवध के आम लोगों ने जो आंदोलन किया था, इसको हम राष्ट्रीय इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अनभिज्ञ थे। तो इस प्रकार ना तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है और ना ही इसे सैनिक विद्रोह कहा जा सकता है। राष्ट्रीय विद्रोह तो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी, और इसको सैनिक विद्रोह तक केवल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आम जनता भी इसमें संलग्न हो गई थी। तो एस.एन. सेन का कहना है कि 1857 का विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था और ना ही सैनिक विद्रोह, हाँ इसे हम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं।
तो इसको स्वतंत्रता संग्राम तो इन्होंने कहा है, लेकिन राष्ट्रीय और सैनिक इन दोनों शब्दों से इनको इन्होंने नहीं जोड़ा। और जो रमेश चंद्र मजूमदार ने अपनी पुस्तक लिखी है, रमेश चंद्र मजूमदार, इन्होंने अपनी पुस्तक लिख करके स्वतंत्र निष्कर्ष ये निकाला है कि तथाकथित यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। ये कथन परीक्षा में बार बार आता रहता है कि ये वाक्य किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे, आप इस बात को नोट भी कर लेंगे। जब रमेश चंद्र शाह क्या कहते हैं, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये इनका निष्कर्ष है। और यदि कुछ अन्य इतिहासकारों के संदर्भ में आप इस बात को उठाएंगे तो एक है शशि भूषण चौधरी, और शशि भूषण चौधरी का कहना है कि 1857 का ये विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इन्होंने 1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय विद्रोह बतलाया है। और एक विद्वान है पूर्ण चंद जोशी। यूपीएससी की परीक्षा में भी प्रश्न आया था कि वह कौन इतिहासकार है जिन्होंने 1857 के आंदोलन की प्रकृति को मार्क्सवादी दृष्टि से परिभाषित किया है। तो इसका उत्तर है पूर्णचंद जोशी। पूर्णचंद जोशी इन्होंने 1857 के आंदोलन को मार्क्सवादी ढंग से विश्लेषित किया है। मार्क्सवादी ढंग से विश्लेषित किया है। तो इस प्रकार 1857 की जो प्रकृति को लेकर के विभिन्न विद्वानों की जो विचारधारा है, और जहां से भरपूर मात्रा में सवाल उठाए भी गए हैं और उठाए जाते रहते हैं, तो इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। बकौल इसमें कोई दो राय नहीं कि यह एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन था जो भारत से विदेशी शासन को दूर फेंक देना चाहते थे। और मैंने जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपको कहा था कि 1857 एक युगांतरकारी घटना इस बात में है कि इसने सबक सिखा दिया कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना ही होगा, इनके दमन अत्याचार से मुक्ति पानी ही होगी, और बिना हम एकता की भावना के, बिना कुशल नेतृत्व के ऐसा हम नहीं कर सकते। तो पूरे भारत देश को एक अखंडित जो जातीय एकता है उसमें बांधने का एक बड़ा कार्य 1857 ने किया है। वास्तव में एक सैनिक विद्रोह नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण देता हूं। देखिए, बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उस पर अभियोग चलाया गया देशद्रोह का। और उस समय बहादुर शाह जफर, ध्यान रखेंगे ये से बारीक प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, बहादुर शाह जफर के जो जज थे, मुकदमे के जज, बहादुर शाह के जो मुकदमे के जज थे वो थे मेजर हैरियट। तो मेजर हैरियट जो नाम था वो जज का था, और उस जज के पास तमाम जो कागजात आए अभियोग से संबंधित, उनका अध्ययन करके मेजर हैरियट ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है वह केवल सिपाहियों तक, सैनिकों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी शाखाएं शहरों में और राजमहलों में भी फैली हुई थी। देखिए, मुकदमे के जज ने निष्कर्ष निकाला। और 1857 में जो एक क्रांति हुई थी
और बाद में जो 1858-59 में इतने अभियोग चलाए गए, जितने सैनिकों को दंडित किया गया, सैनिकों से तो ज़्यादा मात्रा में आम जनता को दंडित किया गया। ये आपको क्या बयां करता है? और देखिए आप, एक घटना 25 अगस्त 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर ने एक इश्तहार जारी किया और उस इश्तहार में बहादुर शाह जफर ने लिखा कि हिंदुस्तान का कोई भी वर्ग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, विश्वासघाती अंग्रेजों के जुल्म के तले बर्बाद हो रहा है। ये बात क्या साबित करती है? और दूसरी बात आप ये देखेंगे कि इसी बीच नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम था धोंदूपंत, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र लिखे सहायता के लिए, और उन पत्रों में इन्होंने बहादुर शाह जफर द्वारा लगाए गए अभियोगों का समर्थन किया है। नया नया जो अवध का नवाब बना बिरसिज कादिर, जिसको परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रहे, बिरसिज कादिर नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके अवध का विलय कर लिया गया था 1856 में। नया नवाब बनाया गया था बिरसिज कादिर, और बिरसिज कादिर ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने जो बहादुर शाह जफर के लगाए गए अभियोग है उसका समर्थन इन्होंने किया। तो मित्रों, इन सब घटनाओं से जो बात पारिभाषित रूप से हमारे सामने आती है वो ये है कि 1857 केवल जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, उसके असंतोष की ही अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उच्च वर्ग में भी बड़ी मात्रा में असंतोष था। उस असंतोष की परिणति ये 1857 जो एक आज़ादी को लेकर के एक मुहिम चलाई गई। तो इस प्रकार 1857 की प्रकृति को हमें समझना चाहिए, और विभिन्न आलोचकों ने जो अपने कथन कहे हैं, महत्वपूर्ण रूप से परीक्षाओं का वो हिस्सा बनता रहा है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कारणों की। आखिर कौन से कारण है 1857 में? तो कारणों की जब हम बात करते हैं 1857 के कारण, तो इतनी बड़ी जो क्रांति और संग्राम हुआ, ये किसी एक चीज की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक, तात्कालिक, सभी मिले जुले ये पूंजीभूत कारण है जिन्होंने एक बहुत बड़े आंदोलन को जन्म दिया था। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, अब ध्यान से सुनेंगे आप। देखो, ये एक प्रकार से इतिहास क्या है, इति प्लस है प्लस आस, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। एक प्रकार से कहानी तो है इतिहास, और क्या है। हम सब जानते हैं कि 1803 ईस्वी की घटना है, जब 1803 ईस्वी में मुगल बादशाहों ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। यद्यपि अब मुगल बादशाह ब्रिटिश संरक्षण में आ गए थे, पर इसके बावजूद भी मुगल बादशाहों का सम्मान, उनके अधिकार और उनके दावे सुरक्षित थे। अभी भी मुगल बादशाह ब्रिटिश रेजिडेंट को अपना प्रिय पुत्र, गवर्नर जनरल को अपना प्रिय पुत्र और अपना वफादार नौकर कहा करते थे। लेकिन धीमे धीमे जो बाद के गवर्नर जनरल आते गए और इनकी जो बादशाहों की प्रभुसत्ता को वो सीमित करते गए, उससे मुगल बादशाहों में असंतोष फैलना लाजमी था। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट आए तो एमहर्स्ट ने समझा दिया मुगल बादशाह को, तुम्हारी बादशाहत केवल नाम मात्र की है, अपनी औकात में रहा करो। मजेदार बात यह है कि ब्रिटिश रेजिडेंट ने नजर देते समय खड़े होने तक की नौबत नहीं समझी। यह घटना क्या साबित करती है कि अब तुम्हारी बादशाहत केवल नाम मात्र की है। और बाद में जब गवर्नर जनरल ऑकलैंड आए
तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने तो साफ कह दिया, मुगल बादशाह अपने समस्त दावे और समस्त अधिकार छोड़ दो, तुम्हें नजर लेने की, खिल्लत देने की, दरबार लगाने की कोई भी परमिशन अब नहीं दी जाएगी। तो एक प्रकार से कहें तो बादशाह की जो शक्ति है उसका हनन ज्यादा 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 होता ही जा रहा था। और जब लॉर्ड डलहौजी आ गए तो डलहौजी ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो लाल किला है इसको खाली कर दो, बादशाह की उपाधि खत्म, और तुम्हें अपने उत्तराधिकारी को नामजद करने का भी अधिकार नहीं है। तो ये जो उत्तरोत्तर गिरावट आती जा रही थी, जो मैंने आपको एक सिलसिला बताया 3 रेफरेंसों से, इससे बादशाह वर्ग में भी बहुत ज़्यादा मुगल बादशाह नाराज हो गए थे और कहीं न कहीं एक व्यापक असंतोष उनके मस्तिष्क का हिस्सा बन चुकी थी। और देखिए आप, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब उर्फ धौंदू पंथ की पेंशन बंद कर दी गई। कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की उपाधि को नष्ट कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने सतारा, उदयपुर, बघाट, झांसी, कानपुर इन सबको हस्तगत कर लिया। एक बड़े असंतोष की अभिव्यक्ति रजवाड़ों में फैल गई और लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में एक इनाम कमीशन का गठन किया और इस इनाम कमीशन ने 35,000 जागीरदारों की जागीरों को जांच किया और 20,000 जागीरों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, हस्तगत कर लिया। इससे जागीरदारों में, ताल्लुकेदारों में, जमींदारों में भारी मात्रा से असंतोष फैला। उस असंतोष की भी अभिव्यक्ति इस 1857 से जुड़ी हुई है। प्रशासनिक पदों में किसी भी भारतीय को, विशेषकर हिंदू वर्ग को तो उच्च पद पर स्थान ही नहीं मिलता था। स्वयं सर सैयद अहमद खान ने इस बात को लिखा है कि भारतवासियों की जो सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि ब्रिटिश प्रशासनिक में पदों के उच्च रूपों के जो भी पद रहे हैं वहां भारतीयों का प्रवेश ही नहीं था। तो इस प्रकार राजनीतिक कारण के बहुत सारे, और जो गोद निषेध प्रथा है वो तमाम प्रकार के अभिव्यक्ति राजनीतिक कारण बनते हैं। तो 1857 की जो क्रांति का जो राजनीतिक कारण है वो ये बड़े स्तर पर है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की, तो मित्रों आर्थिक कारण में तो आप जानते ही हैं कि जो नए नए लगान और जो भू राजस्व निर्धारण करने की पद्धति के द्वारा जिस खेतीहर समाज के अस्तित्व को ही नकार दिया कि बुनकर और किसानों की हड्डियां तो ऐसे पड़ी रहती थी कि इतने सूखे अकाल पड़ रहे हैं, बाढ़ है, लेकिन आपके करों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। लघु कुटीर उद्योगों का आपने विनाश कर दिया। कच्चे माल को भारी मात्रा में लेकर के विदेश में ले गए, पके माल को लाकर यहीं कई गुना अधिक बेच रहे हो। तो आप देखेंगे आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जैसे हमारे आर्थिक चिंतकों ने बहुत बड़े स्तर पर इस समस्या को उठाया है और 1861 ईस्वी में लिखी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1861, इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ये जो सिद्धांत है धन निष्कासन का, ड्रेन थ्योरी, इस सिद्धांत को दिया और अपने आर्थिक असंतोष की अभिव्यक्ति की। तो जिस प्रकार से किसान को महाजनों से पैसे उधार, महाजनी सभ्यता चल रही है, सूदखोरी पनप रही है और उस सूदखोरी के प्रयास में किसानों की जमीनों को ये जमींदार लोग हड़प रहे थे, न्यायालय भी जो है वो पूंजीपति वर्ग के साथ खड़ा था। तो किस प्रकार की जो किसान जीवन पर जो लघु कुटीर उद्योग हमारे भारतवर्ष के नष्ट हो गए, एक प्रकार से भुखमरी, हाहाकारी सी आ गई थी, ये सब भी असंतोष के बहुत बड़े कारण बने। तो अंग्रेजों की जो आर्थिक औपनिवेशवादी शोषण नीति रही है उसने 1857 में अग्नि में घी का काम किया है। और जब बात करते हैं हम सामाजिक और धार्मिक पहलू की, सामाजिक और धार्मिक पहलू की जब हम बात करते हैं तो देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा तो भारतवासियों को कितनी थी कि यहाँ इनको काला कुत्ता, सूअर, ऐसी ऐसी तो जो संज्ञाएं दी जाती थी।
कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 मिनट के लिए सहन नहीं करेगी, बाल गंगाधर तिलक का स्पष्ट वाक्य था। और दूसरी बात यह है कि कुछ कुप्रथाओं का अंग्रेजों ने अंत किया, ये तो वास्तव में खैर सराहनीय कार्य रहा है। जैसे विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी के समय बहुत सारे सामाजिक सुधारात्मक कार्य किए गए, कन्या वध को रोका गया, सती प्रथा को पाबंद कर दिया गया, उसके अलावा भी जैसे बाल विवाह को रोक दिया गया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था 1856 में। लेकिन यहाँ के मुल्ला और जो पादरी मुल्ला और कहेंगे कि मुल्ला और जो मौलवी वर्ग है, जो पंडित वर्ग है, इनको अपनी शक्ति का ह्रास होता हुआ दिखाई दिया। इनका ये कहना था कि ये हमारी रीति रिवाज हैं, उनको आप इस प्रकार से, आप कौन होते हो इनमें जो है हस्तक्षेप करने वाले। गोद प्रथा को निषेध कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने, ये भी भारतीय जो शास्त्रों के विपरीत था, क्योंकि यहाँ गोद लेने की परंपरा हमारे भारतीय शास्त्रों में है। इसके अलावा आप देखेंगे 1850 ईस्वी में कानून बनाया गया, कानून का नाम था लेक्स लॉकी कानून। लेक्स लॉकी कानून का एक दूसरा नाम भी है, वो है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। और इस नियम के तहत यह है कि अब कोई भी हिंदू यदि किसी और धर्म को या ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो भी उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि अब तक ऐसा था कि यदि कोई हिंदू कोई और अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है तो परिवार के मुखिया को यह अधिकार प्राप्त है, वो उसे संपत्ति से नकार देगा। लेकिन ऐसा इन्होंने किया अंग्रेजों ने, ताकि अधिक से अधिक हिंदुओं को ये ईसाई बना सके। तो इस वर्ग से बड़ा असंतोष फैला। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, उस चार्टर एक्ट के द्वारा तो आप सबको पता है कि यहाँ भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। तो वो अपनी यहाँ की अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ाने लग गए। ऐसा लगने लगा कि इन अंग्रेजों का अंतिम उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना है, और ये था भी। लॉर्ड मैकाले ने तो मैकाले मिनट में साफ लिखा है कि अंग्रेजों को शरीर से और रक्त से, भारतीयों को शरीर और रक्त से तो हम अंग्रेज नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इनके विचारों को, इनके मस्तिष्क को अंग्रेज बना देंगे। और उन्होंने एक ऐसा बाबू वर्ग बनाया भी जिसके कंधों पर ब्रिटिश शासन चला। तो एक प्रकार से धर्म और समाज के क्षेत्र में जो इनके हस्तक्षेप हो रहे थे, और जिस प्रकार से भारतवासी डर गए थे कि हमारा धर्म रूपांतरण हो रहा है, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है, इसका भी प्रभाव पड़ा और जनता में असंतोष की भावना इस संदर्भ में भी बड़े स्तर पर फैली। मित्रों, यदि हम सैनिक कारणों की बात करें इस संदर्भ में, तो सैनिक कारणों में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सैनिकों ने पहली बार यही विद्रोह किया है। मैं आपको यह बता दूं, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आते रहते हैं। सैनिक कारण ऐसा नहीं है कि 1857 में ही पहली बार सैनिकों ने अपने असंतोष को जाहिर किया है, क्योंकि आप देखेंगे यदि आप और पहले के इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए 1857 ईस्वी से पूर्व के सैनिक विद्रोह की यदि आप बात करते हैं तो देखिए 1764 ईस्वी में ही सबसे पहले यह सैनिकों का विद्रोह दिख जाता है। कैसे? सैनिकों, आपको पता है कि 1764 का जब बक्सर का युद्ध हो रहा था नवाब मीर कासिम के विरुद्ध, तो हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, उसकी सेना की एक टुकड़ी नवाब के पाले में जा मिली विद्रोह करके। हालांकि बाद में 24 सैनिकों को तोप से बांध करके उड़ा दिया गया था। तो सैनिकों का पहला विद्रोह तो हमको बक्सर के युद्ध में ही देखने को मिल जाता है, जब हेक्टर मुनरो के नेतृत्व की एक टुकड़ी वो जाकर के नवाब के पाले में मिल जाती है। और फिर आप देखेंगे 1806 ईस्वी का वेल्लोर विद्रोह का नाम सुना होगा आपने। तो वेल्लोर विद्रोह क्या था? 1806 ईस्वी में वेल्लोर विद्रोह में आप देखेंगे कि सैनिकों को यह आदेश दिया गया कि कोई भी भारतीय सैनिक अब ना तो तिलक लगा सकता है और ना ही पगड़ी बांध सकता है। उनके स्थान पर उनको एक टोपी पहननी होगी। टोपी में एक तुर्रा लगा रहता था
और उस तुर्रे में भी गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो टीपू सुल्तान के जो पुत्र उस समय जो किले में नज़रबंद थे, उन्होंने इस मामले को हवा दी और पहला धार्मिक सैनिक विद्रोह यहाँ दर्ज हुआ है। प्रश्न आया हुआ है कि धार्मिक संदर्भ में सैनिकों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा है? उत्तर हो जाएगा वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह है ये वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ। ये पहला सैनिकों का धार्मिक विद्रोह माना जाता है। और आप आगे देखें तो सैनिकों के विद्रोह में आप देखेंगे कि 1824 ईस्वी में सैनिकों ने विद्रोह किया। और सैनिकों में भी क्या कि बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट, बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया। समुद्र पार नहीं करेंगे, समुद्र पार करना हमारे धर्म का पतन होना है, यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। इस प्रकार सैनिकों ने यहां भी अपना विद्रोह दर्ज किया था। तो मित्रों 1857 से पूर्व भी सैनिक विद्रोह की अभिव्यक्ति हुई है, यह आप जान रहे हैं। लेकिन 1857 के समय जो मुख्य कारण था इन सैनिकों के विद्रोह करने का, वो तात्कालिक कारण रहा है, तात्कालिक कारण रहा है पुरानी लोहे वाली, पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक, पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा था। और इन राइफलों में जो कारतूसों का प्रयोग होता था, कारतूसों का प्रयोग करने से पहले कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। जब सैनिकों को इस बात का पता चला तो बड़े मात्रा में उनमें असंतोष हुआ और एक व्यापक विस्फोट के साथ 1857 की क्रांति का श्री गणेश हो गया। और इस बिंदु, ये तो खैर इसका तात्कालिक कारण बना, लेकिन इससे पहले आप दो बिंदुओं को और ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम बनाया गया लॉर्ड डलहौजी के समय। और डाकघर अधिनियम में यह था कि अब तक सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सुविधा प्राप्त थी वह भी समाप्त कर दी गई। और 1856 ईस्वी में सेना अधिनियम पारित हुआ। और सेना अधिनियम पारित हुआ, इसमें यह था कि अब सैनिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकेंगे। यह मामला रहा। और इस समय यदि हम छावनियों की बात करें तो मित्रों बंगाल में इस समय 3 बड़ी छावनियां थी। दमदम वाली छावनी, बहरामपुर वाली छावनी और बैरकपुर वाली छावनी। और ये बंगाल में अधिकांश सैनिक उत्तर प्रदेश के उच्च वर्ण के आते थे, ब्राह्मण वर्ण के। और चार्ल्स नेपियर का तो क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है एक बार। चार्ल्स नेपियर ये उच्च वर्ण के सैनिकों को कहते थे कि ये उच्च वर्गीय भाड़े के सैनिक हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से भी कहीं न कहीं बेइज्जती वाला सवाल था। 5:1 भारतवासियों की सेना संख्या थी 5 और अंग्रेजों की तो मात्र 1 ही थी अनुपात में। लेकिन आप देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो आंग्लीकरण की नीति है उसके कारण कोई भी भारतीय सेना के उच्च पद पर जा ही नहीं पाता था।
और यदि सैलरी की बात करें तो 10 को अंतर निकलता था इनके वेतन में भी। तो इस दृष्टिकोण से भी असंतोष की बड़ी अभिव्यक्ति इन सैनिकों में पहले से ही थी और यहाँ इनको मुख्य मुद्दा मिल गया तत्कालिक कारण में चर्बी वाले कारतूस। अब देखिए, अब विद्रोह का प्रारंभ होता है और विद्रोह का प्रारंभ किस किस प्रकार से होता है। तो जब ये सूचना मिली कि भाई चर्बी वाले कारतूस चल रहे हैं, अब ये भी बड़े बेईमान लोग हैं, अंग्रेज भी जो है, इन्हें क्या मतलब गाय और सूअर की चर्बी, कोई और की भी चर्बी का इस्तेमाल कर सकते थे ये, पर इनको तो हिंदू मुसलमानों को चिढ़ाना भी और चिढ़ाना इनके लिए खतरनाक साबित हुआ। बाद में इनको एहसास हो गया, जब ये देश छोड़कर जा रहे होंगे तब भी ये केवल यही सोच रहे होंगे कि यार ये चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग गलत कर दिया। तो देखिए, ये सूचना मिलती है दमदम। तो दमदम के सैनिकों को जब सूचना मिली सबसे पहले, तो 23 जनवरी की घटना है। अब आप टाइम भी मत पूछना, इतना ही बहुत है। तो 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। विद्रोह का श्री गणेश हो जाता है। इसके बाद में बहरामपुर भी कम नहीं रहा था। फिर बहरामपुर के सैनिकों ने क्या किया कि बहरामपुर के, ये घटना है 26 फरवरी की, 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर के सैनिक टुकड़ी ने बिल्कुल इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करना है, साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। और इसके पश्चात आ जाइए आप बैरकपुर छावनी। इस क्रम में विद्रोह शुरू होता है, ध्यान रखना। और 29 मार्च 1857 को तो मंगल पांडे मंगल पांडे आ गए मैदान में, आमिर खान आ गए। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च को बड़े स्तर पर बगावत की, और बगावत भी ऐसी की कि लेफ्टिनेंट बाग की तो कर दी हत्या, लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर ह्यूडसन को गोली मार दी। मेजर ह्यूडसन को गोली मार दी, हालांकि ये बच गए थे, मेजर ह्यूडसन तो बच गए थे, लेकिन लेफ्टिनेंट बाग मर गए थे। और इसके कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी और रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ये दोनों तारीख परीक्षाओं में आती रहती है, 29 मार्च 1857 भी आती है और 8 अप्रैल 1857 को जिनको फांसी दे दी थी, यह भी तारीख ध्यान रखना है। मित्रों, जिस प्रकार बंगाल में ये 3 बहुत बड़ी सैनिक छावनियां रही, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक तो मेरठ और एक कानपुर, ये 2 बड़ी छावनियां रही थी। और मेरठ के संदर्भ में आप देखें तो मेरठ में सबसे पहले 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और बाद में 10 मई 1857 ईस्वी में सैनिकों ने बड़े स्तर पर बगावत कर दी और ये बगावत ही 1857 के आंदोलन की व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है। ये क्रांति पहले 31 मई को होनी थी, लेकिन इनका कोई कुशल एक प्रकार से नेतृत्व नहीं हो पाया, योजना इनकी प्रॉपर नहीं बन पाई थी, तो क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई। तो ध्यान रहे, 10 मई 1857 से जो मेरठ के सैनिकों ने बगावत कर दी, यहां से व्यवस्थित शुरुआत मानी जाती है। ये अभी तक जो चल रही थी पृष्ठभूमि, शुरुआत यहां से होती है। यह 1857 के संग्राम की विधिवत कह लो या व्यवस्थित कह लो, व्यवस्थित शुरुआत थी। और
और किस प्रकार से विद्रोह आगे फैलता चला गया, इस संदर्भ को यदि हम देखें तो आप देखेंगे 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोही, सैनिक विद्रोही दिल्ली पहुंच गए। अरे दिल्ली पहुंच ही सकते हैं ना एक दिन में, तो दिल्ली पहुंच गए। अरे मेरठ से दिल्ली की 60 किलोमीटर की दूरी है। तो ये दिल्ली पहुंच गए और फेजर मारा गया, अंग्रेज अधिकारी फेजर मारा गया। ये सब ध्यान रखना, कौन सा अंग्रेज अधिकारी कहां मर रहा है, ये तो बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्कि पूछना ही इनको ऐसा चाहिए कि अंग्रेज कहां कहां मरे, तभी तो मजा आएगा देश के आंदोलन को पढ़ने समझने में। तो फेजर मारा गया, मजाक नहीं है, प्रश्न आया हुआ है। और भाई लोग, अरे अपने भाई है ना, विद्रोही है तो अपने भाई हुए। 12 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो दिल्ली पर जब अधिकार करेंगे तो किसी से लड़े भी तो होंगे। तो इस समय जो दिल्ली के शस्त्रागार का जो कार्यवाहक अध्यक्ष था वो था विलोबी। तो ध्यान रहे, प्रश्न बन सकता है यहां से भी कि शस्त्रागार अध्यक्ष कौन थे। तो दिल्ली के शस्त्रागार के कार्यवाहक विलोबी परास्त हुए। विलोबी को गिरफ्तार कर लिया गया, विलोबी परास्त हुए। तो शस्त्रागार के अध्यक्ष कार्यवाहक विलोबी, और कौन मारा गया, फेजर। और 12 मई 1857 को जब सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। तो शासक कौन बना दिया, अब शासक बना दिया बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर शासक बन गया। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम परीक्षा में आया हुआ है। इनकी बहादुर शाह जफर की जो पत्नी है उनका नाम मिलता है जीनत महल। और जीनत महल को विद्रोहियों ने महक परी की उपाधि दी। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सैनिक विद्रोहियों ने महक परी की उपाधि किसको दी, जीनत महल को। जीनत महल कौन थी, बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। लेकिन यह बात अलग है कि विद्रोहियों की सबसे पहली जीत यदि दिल्ली में होती है तो इनकी सबसे पहली विद्रोहियों की हार भी दिल्ली में होती है। मित्रों, 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। परंतु आपको एक और विशेष बात जानकारी में रखनी है कि जब विद्रोहियों ने दिल्ली को जीत लिया था और बहादुर शाह जफर को अपना शासक बना दिया था, तो बहादुर शाह जफर के लिए प्रशासनिक सुविधा हो जाए इसलिए विद्रोहियों ने 10 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया था दिल्ली में। अब इसमें से 6 तो सैन्य क्षेत्र से थे और इसमें 4 सिविल क्षेत्र से थे। तो 10 सदस्य जो परिषद का निर्माण किया, इसका नेतृत्व किसने किया, बख्त खां ने। और बख्त खां का संबंध कहां से है, बरेली से। अब एक बार आरपीएससी आरएस प्री में प्रश्न आता है कि बहादुर शाह जफर के सेनापति कौन बने, उसका उत्तर है बख्त खां। और बख्त खां, ये बरेली में इन्होंने नेतृत्व किया था, बरेली से आ गए थे बख्त खां, और ये 10 सदस्य परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे बख्त खां। लेकिन 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। हडसन, मेजर हडसन ने लाल किले के बाहर जफर के पुत्र और पौत्रों को गोली से भूंज दिया। अमानवीय काम किया। बहादुर शाह जफर के पुत्रों, अब ये पुत्र कौन कौन से थे, एक का नाम था मिर्जा मुगल और एक का नाम था मिर्जा सुल्तान।
मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान इनको गोली से भून दिया। और यही नहीं, छोटा पोता, तो पोते का नाम है पोता अबू बकर को गोली से भून दिया। गोली से भून दिया। ये घटना कहां घटी? ये लाल किले के बाहर। तो क्या बहादुर शाह जफर लाल किले में ही पकड़े गए, गिरफ्तार हुए? नहीं, वो लाल किला से तो भाग गए थे। हुमायूं के मकबरे में, ध्यान रखो प्रश्न बड़ा गहरा है, हुमायूं के मकबरे से जफर को गिरफ्तार किया गया। जफर को गिरफ्तार किया गया और इसे कहां भेज दिया गया? और इसे रंगून भेज दिया गया। वही रंगून में 1862 ईस्वी में जफर का देहांत हो गया। वही इनकी समाधि बनी हुई है। मैंने आपको कहा था, बहुत मार्मिक वाक्य इन्होंने कहा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे दफन होने के लिए अपने मुल्क की 2 गज जमीन नसीब साबित नहीं हुई। और जफर का पतन भी नहीं होता, लेकिन जफर का ही एक रिश्तेदार था, इलाही बख्श। ध्यान रहे, रिश्तेदारों से बच के रहे। आप कहोगे गुरुजी का कह रहे हैं, बिल्कुल। इलाही बख्श ये रिश्तेदार थे बहादुर शाह जफर के। इसके विश्वासघात के कारण ही बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुआ। अब याद आती है मुझे दिलवाले पिक्चर में अजय देवगन का डायलॉग, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो भाई की किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। इलाही बख्श। तो मित्रों, ये हमने बात की 1857 के आंदोलन की प्रकृति के संदर्भ में, उसके कारणों की हमने बात की और किस प्रकार से उसका जो प्रसार हुआ उसकी हमने बात की। शेष बातें कि कहाँ कहाँ विद्रोह का प्रसार, किस किस ने नेतृत्व किया, किसका उसने दमन किया, उन सब बातों का हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। लेकिन इस क्लास में मुझे स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर के इतिहास के अभ्यर्थियों को यह बताना रहा है कि जिस प्रकार से तथ्यों को पूछते हैं और जिस प्रकार से अवधारणात्मक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने चाहिए, बिंदुवार किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उन चीज़ों को आपको समझना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर एएस चौधरी।